जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 16 फरवरी 2024 और आज का एक बेहतरीन सेशन होगा आपके लिए, जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका सब कवर हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियो के PDF लिंक्स आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है आरोग्य श्री योजना। आरोग्य श्री योजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक प्रदेश। 2023 में शुरू की गई थी यह योजना और इसका संबंध किससे है? मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था तेलंगाना, है ना। ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की अगर बात कर लीजिएगा तो तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ है 2 जून सन 2014 को जो है इस राज्य का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश के पठारी जिलों को अलग किया गया और 29वां राज्य आपका बनाया गया था तेलंगाना। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और साथ ही साथ जो है यहीं पे जो है एक ऑयल रिफाइनरी पड़ती है, कोयली ऑयल रिफाइनरी, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। मध्य प्रदेश की बात करिएगा, एकदम बीचों बीच है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में है और यहीं पे एक ऑयल रिफाइनरी आपसे पूछी जाती है, बीना ऑयल रिफाइनरी। कर्नाटक में आपका जो है कैगा परमाणु अनुसंधान केंद्र है और यहीं पे सिलिकॉन वैली है ना। तो ये कुछ राज्यों की बात हो गई। कुछ योजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है लाडली बहन योजना, इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये आपकी योजना उत्तर प्रदेश की है। और याद रखिएगा 2018 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी बांदा, उत्तर प्रदेश से। एक जिला एक खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की अगर बात करिएगा तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका यहाँ पे था, आरोग्य श्री योजना का संबंध किससे है, तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा तेलंगाना। और ये 3 नई योजनाएं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी, है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया पुरस्कार से लिया है मैंने क्वेश्चन। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाता है ना। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2023 में, यह आपसे पूछा गया है। 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है और चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहली चीज़ मैं बता दूं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं और इसके अलावा अंग्रेजी आपका इसमें शामिल है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, संजीव, नीलम शरण गौर, अरुण रंजन मिश्रा या फिर साधिका नवाब सहर। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संजीव को। उनकी कृति यादें और यादें हैं क्या, देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा। जी हाँ, मुझे पहचानो, है ना। साहित्य अकेडमी, देखिए यहाँ पे पूरा विवरण ही आप मैंने दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 कुल 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है और आपको यहाँ पे याद रखना है 4 भाषाएं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा, क्योंकि ये 4 ही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकेडमी का, यह दिया गया है किसको, तो संजीव को, और इनकी रचना आप याद रखिएगा, मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार है, यह दिया गया है नीलम शरण गौर को और इनकी रचना का नाम याद रखिएगा, रिक्यूम इन राग इन जानकी। संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है और इनकी रचना याद रखिएगा, शून्य मेघनागम। और उर्दू भाषा के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है साधिका नवाब सहर को, तो इनकी रचना कौन सी है, तो राजदेव की अमरई, है ना। तो यह चारों ही भाषाएं आपके लिए यहाँ पे होने जा रही है इम्पॉर्टेंट, है ना। ये जो मैंने तालिका आपको दी है, ये चारों ही तालिका आपकी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि साहित्य अकेडमी की जब भी बात आती है तो ये 4 भाषाएं आपसे पूछी जाती है, हिंदी, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे पूछा गया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, संजीव, आपके उत्तर सही हो जाएंगे, मुझे पहचानों के लिए। आपको लेखक का नाम भी याद रखना है, आपको जो इनकी रचनाओं का नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चर्चित नियुक्तियाँ आपको मैंने पढ़ाया है, अच्छे से बताया है। निम्नलिखित में से किसे
हाल ही में भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए के मोहंती, अजय बंगा, प्रमोद अग्रवाल या फिर आर माधवन? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे प्रमोद अग्रवाल आपके राइट हो जाएंगे। ए के मोहंती की बात करिएगा, ए के मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष ए के मोहंती। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आर माधवन जो है वह फिल्म से संबंधित हैं और फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, आर माधवन को। इनकी एक पुस्तक है जिनको कि आईफा अवार्ड दिया गया है, उसका पुस्तक नहीं सॉरी, इनकी जो फिल्म है उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो इनको आईफा अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 4 की बात कर लीजिएगा तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस पायदान पे है, यह आपसे पूछा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पे है? 162, 163, 161 या फिर 165? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। 161वें पायदान पे भारत की स्थिति है विश्व फ्रीडम इंडेक्स में, और हर वर्ष ये आपका जारी किया जाता है। पिछले वर्ष से इस बार कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई है, 161 आपका यहाँ पे होगा, इसको आपको ध्यान देना है। अगर देख लिया जाए, देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर पूछा है तो नॉर्वे, अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया, और भारत की स्थिति जो है 161वें पायदान पे है। 180 टोटल देशों की संख्या अगर पूछी जाए इस इंडेक्स में कितने थे तो 180 थे। पहले नंबर पे आपका नॉर्वे आता है, अंतिम यानी 180वें नंबर पे जो है आपका उत्तर कोरिया है। भारत की स्थिति 61वें पायदान पे बहुत ही चिंताजनक स्थितियाँ बनी हुई है, और इसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम अंतिम पायदान पे यानी 180वें नंबर पे होंगे। नॉर्वे की अगर बात कर लीजिएगा तो नॉर्वे जो आपका है, नॉर्वे एक मध्य यूरोपीय देश है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि के सूर्य के देश के नाम से इसको आप जानते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो, और ओस्लो में ही विश्व का पहला अम्ल वर्षा सूचकांक यहाँ पे स्थापित किया गया था। पहली चीज़ हो गई। अच्छा, नॉर्वे वह देश जहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मैक्सिमम जो नोबेल पुरस्कार हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे से दिया जाता है, और इसके अलावा जो 5 अन्य पुरस्कार आपके बचते हैं वो सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। दिल्ली एनसीआर में शामिल कुल राज्यों की संख्या कितनी है? दिल्ली एनसीआर या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कितनी संख्या है आपसे पूछा गया है? 5, 4, 3 या 2? देखिए, राज्यों की बात हो रही है ना, दिल्ली समेत यहाँ पे राज्य कितने हैं? 3 राज्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। एक तो आपका राजस्थान होगा, एक तो आपका यहाँ पे राजस्थान होता है, एक आपका हरियाणा होता है, और एक आपका यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश। दिल्ली के अलावा ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिले अगर पूछा जाए कहाँ के? हरियाणा के 14। दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक जिले कहाँ के हैं? तो हरियाणा के 14 हैं। यूपी के 8 जिले हैं, और राजस्थान के आपके केवल 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। चलिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया, इसको मैं देख लेता हूँ आसानी से। देखिए, दिल्ली एनसीआर में शामिल कुल राज्यों की संख्या 3 कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। हरियाणा से कुल 14 जिले, उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले और राजस्थान से कुल 2 जिले शामिल हैं। अच्छा, शामली एग्जाम में पूछा आता है, शामली उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला है जो एनसीआर में शामिल हुआ था। तो ये क्वेश्चन 2018 के पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला पूछा जाए, संभल बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए, शामली बताइएगा। और शामली एक ऐसा जिला है जो कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम या 8वां जिला है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। लगभग आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है, और इस वीडियो का जो PDF है वह जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप फॉलो करिए, वहाँ पे हर वीडियो के PDF लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। उत्तर प्रदेश
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा गया है। संजय मिश्रा, जस्टिस बालकृष्ण नारायण, श्री संजय त्रिनेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानवाधिकार वर्तमान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे राइट होने जा रहा है, जस्टिस बालकृष्ण नारायण, है ना। इनके अलावा अगर अन्य लोगों की बात कर लीजिए तो मानवाधिकार के बारे में कुछ और चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग गठन आपका 7 अक्टूबर 2002 को होता है। मानवाधिकार दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संजय त्रिनेत्र कौन है? तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। और संजय मिश्रा कौन है? तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त आपके हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, इनको आप पॉइंट आउट करिएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 नंबर की, तो यहाँ पे दिया गया कि देश की प्रथम कचरे से बायोडीजल बनाने का परियोजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? देश की प्रथम कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या फिर मेदिनीपुर। देखिए अगर पूछा जाए देश की पहली कचरे से बायोडीजल की बात कर रहा है ना, दो चीज़ें हैं। एक तो आपका कचरा से बायोडीजल की बात हो रही है, और एक आपका होता है कचरा से हाइड्रोजन। इन दोनों में अंतर है। कचरे से बायोडीजल अगर पूछा जाएगा तब तो उत्तर आपका होगा अयोध्या। पूछेगा कि किस जिले में कचरे से बायोडीजल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अयोध्या। और लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कचरे से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है, तब उत्तर आपका तुरंत चेंज हो जाएगा, वाराणसी आपका उत्तर सही होगा। क्योंकि दोनों यूपी से है, यूपी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर से देखिएगा, पूछा गया है देश की प्रथम कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना का शुभारंभ किस स्थान से हुआ है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। कचरे से बायोडीजल की बात हो रही है तो अयोध्या आप बता देंगे। कचरे से अगर पूछता हाइड्रोजन की बात, तब उस कंडीशन में वाराणसी आपका उत्तर सही होगा। आज के सेशन का यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लिया जाए। व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मैत्री पुष्पा, गंगाधर राव, अरुंधति राय या फिर पुष्पा भारती, है ना। तो व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, पुष्पा भारती आपका राइट है। व्यास पुरस्कार 2023, और यह पुरस्कार और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है ना। तो यूपी स्पेशल के तहत भी, यूपी करंट के अंतर्गत भी ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित पुष्पा भारती का संबंध किस जिले से है या किस राज्य से है, आपको बताना होगा। देखिए कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से संबंध रखने वाली लेखिका पुष्पा भारती को उनकी रचना यादें के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। फिलहाल PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है, आपसे पूछा गया है। लखनऊ, गाजीपुर, मुरादाबाद या फिर बाराबंकी। अगर आप इस प्रश्न में उत्तर लगाते हैं गाजीपुर, तो आपका उत्तर गलत होगा। पूछा जाता अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है, तब तो आपका उत्तर गाजीपुर होता। लेकिन यहाँ अफीम की खेती की बात हो रही कहाँ पे होती है, तो खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है? बाराबंकी में आपकी खेती होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अच्छा, यही बाराबंकी में एक मेला लगता है, देवा शरीफ मेला, है ना। देवा शरीफ मेला या देवा मेला अगर पूछा जाए आपका कहाँ लगता है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। मुरादाबाद की अगर बात करिएगा, गंगा नदी किनारे पे स्थित है, पीतल उद्योग के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। गाजीपुर जो आपका है, गंगा किनारे पे स्थित एक छोटा सा नगर, वाराणसी के समीप काशी की बहन के रूप में जाना जाता है। और यहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है, और यहीं पे भीतरी स्तंभ लेख है जिसका निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था, है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, देश का पहला वैदिक थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। सभी चुनिंदा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या फिर ग्रेटर नोएडा। अगर आप वैदिक थीम पढ़ के वाराणसी लगाने जा रहे हैं, अयोध्या लगाने जा रहे हैं, तो उत्तर आपका यहाँ पे गलत होने जा रहा है। वैदिक थीम पार्क कहाँ पे है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, राइट, ग्रेटर नोएडा आपका सही उत्तर होने जा रहा है ना। ये रहा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अच्छा एक चीज़ और सर, आपके लिए क्वेश्चन आपका यहीं पे, हाँ जी हाँ, आज का सवाल तो मैं भूल ही गया ना, आज का सवाल मैं यहाँ भूल गया। 72वां टुडे करंट अफेयर्स आज का सवाल आपके लिए है। इसका प्रश्न का उत्तर जो है आपका अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 के विनर कौन है? 72वें मिस यूनिवर्स 2023 की विनर कौन है? ओंटारियो पोर्सिल्ड दिया है, सोबिस पलासियोस दिया है, श्वेता शारदा दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है ना। तो ये रहा आज का सेशन। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।